सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा डेली टास्क का डे 1 स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मंडे से आपके टारगेट मिलने शुरू हो जाएंगे और ये हर टारगेट आपको 9 AM तक मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या होते हैं, लेट उठते हैं, काफ़ी लोग जल्दी उठते हैं, तो आई कैन नॉट से कि 6 बजे अगर मैं डालूँ तो आप 6 बजे से फॉलो करेंगे। तो एक 24 आवर्स की साइकिल आप 9 AM से 9 AM तक की बना लीजिए, ठीक है। कि आपने 9 AM में अपना टास्क देखना है और अगले 9 AM तक आपको पूरा करना है उसको, ठीक है। चलिए बात करते हैं ये वीडियो में हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ें इंक्लूड करेंगे। पहला बिगनर्स के रिगार्डिंग होगी, दूसरा रिपीटर्स के रिगार्डिंग होगी, और तीसरा एक छोटा सा सवाल जो सब बच्चों का आ रहा था, एक दो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू आपके मॉक्स। और मॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है हम उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इस चीज़ पे थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि क्या चलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आपका बिगनर्स की बात की जाए, चाहे बिगनर हो चाहे वो आपका रिपीटर हो, एक चीज़ तो आपको पक्का करनी है, वो है आपकी जीएस, ठीक है। और जीएस भी आपको किस तरह से करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगले जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें आपका मेन फोकस क्या होगा। अगर आप 6 बैंकिंग एग्ज़ाम्स लेके चल रहे हैं जो कि आपके एसबीआई, आईबीपीएस या फिर आपके आरआरबी होंगे, पीओ क्लर्क दोनों इंक्लूडेड होंगे इसमें, ठीक है। पीओ क्लर्क दोनों इंक्लूडेड हैं इसमें। तो ये 6 एग्ज़ाम आपके टोटल होते हैं। उसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स आपके हो सकते हैं। तो इन सभी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि लास्ट 6 महीने, ठीक है। आरआरबी पेपर वैसे तो पहले अनाउंस हो चुका है कि लास्ट के टाइम पे होगा आरआरबी, क्योंकि सबसे इजी पेपर माना जाता है इसको पूरे बैंकिंग एग्जाम्स में। तो आरआरबी के जो पेपर होंगे वो पहले अनाउंस हो चुके हैं कि पीओस के पहले हो जाएंगे, क्लर्क के बाद में होंगे। तो जैसा कि एज अकॉर्डिंग टू चलने वाला है टोटल जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके रिगार्डिंग, तो लास्ट के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तो चिंता अभी छोड़ ही देते हैं। जो स्टार्टिंग एग्ज़ाम्स हैं वो कब आने वाले हैं आपके, नियरेस्ट आपका फरवरी में एक्सपेक्टेड है। तो मार्च में आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी, या फरवरी लास्ट में हो जाएगी या फरवरी स्टार्टिंग में हो जाएगी। मार्च तक आपका फॉर्म फिलिंग ही चलेगा। फिर मार्च एंड होते होते आपका अप्रैल में कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा आपका ये चीज़ आना, पीएटी की ट्रेनिंग्स होना शुरू हो जाएंगी, या फिर आपका फॉर्म का जो आपका करेक्शन फॉर्म है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद लाके 10 या 15 दिन बाद आपका प्री हो जाएगा। प्री अप्रैल में भी हो सकता है आपका, अप्रैल के बाद आपका मई में भी हो सकता है। और प्री के जस्ट 1 महीने बाद आपका मेंस हो जाएगा, 1 या 1.5 महीने बाद, ठीक है। तो अप्रैल में, मई के बाद आपका जून में हो जाएगा ये, तो ठीक है। तो आपका नियरेस्ट अभी जून मान रहे हैं, जून के बाद भी उसका जुलाई भी उसका है। तो अगर हम देखें तो लास्ट 6 मंथ का आता है जो जीके होता है। वैसे लास्ट ईयर का क्या रहा है कि नियरेस्ट रहा है, जिस मंथ एग्ज़ाम है उससे 2 मंथ पहले का पूरा पूछा गया है। पर हर बार ऐसा नहीं होता, उससे पिछले साल देखा गया है कि लास्ट 4 मंथ्स का पूछा गया है। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। आपको तो तैयार रहना पड़ेगा ना, 6 महीने का पढ़ के जाना, क्योंकि जीके एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आप पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। हाँ, एक तरीके से ये एक तुक्का टाइप का मान लो इसको, कि अगर आपने लास्ट के टाइम पे जो 1 महीने में जीके कवर कर रहा है ना, वो क्या करता है, वो लास्ट के महीने में नज़दीक नज़दीक का पहले पढ़ता है। क्योंकि ऑब्वियसली चांसेस यही रहते हैं, पैटर्न यही दिखता है कि नज़दीक का आ रहा है। अब कल के दिन अगर ऐसा हो गया उसने नज़दीक का पढ़ा है भाई, उसने लास्ट के 2 मंथ पढ़े हैं और आया लास्ट के 4 मंथ्स में से किसी से एक एक मंथ पीछे छूट गया उसका, उसने वो पढ़ा ही नहीं है, तो यार ऑब्वियसली उस केस में तो उसके 40 या 50 में से 4 या 5 मार्क्स लाना भी मुश्किल होगा। बस उसके बाद तुक्का मारने के अलावा कोई चांस रहता नहीं है। और हर तुक्के मारने वाला सही नहीं होता, ठीक है। कई बार आपके जीके में माइनस मार्किंग भी चले जाती है, ठीक है। आपकी किस्मत कितनी अच्छी है उस दिन उस पर डिपेंड करता है। तो मेरी मानिए तुक्के से दूर रहिए, जैसा मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कह रहा था। तो एक बार शुरुआत से शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका नया साल है, उस हिसाब से आप शुरुआत से शुरू करिए। शुरुआत से शुरू करने में आपको फ़ायदा क्या रहेगा कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बर्बाद करने के लिए तुक्के पे, तुक्का तो आप नाम ही माने तो चलेगा, ठीक है। तो बर्बाद जो कर रहे हो ना आप अपनी प्रिपरेशन को तुक्का मार के, वो नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन है। देखो, जीएस को आप हैंडल करेंगे 2 तरीक़ों से, ठीक है। आपके पास आज की डेट में एक ही टीचर है तो मैं कहूँगा कि आपकी जीके में लगभग 80% हर टीचर सेम पढ़ाता है। 80 to 90% जीके सबकी सेम रहती है। 2-3 पॉइंट कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ा देगा तो 2-3 पॉइंट दूसरा टीचर अच्छा पकड़ देता है।
मेरी मानिए 2 टीचर पकड़िए, एक आपका डेली बेसिस पे पढ़ाए जो आपको, एक जिसकी आपको मंथली पीडीएफ मिलती रहे। मैं वीडियो नहीं कह रहा, मंथली पीडीएफ कह रहा हूँ। काफ़ी लोगों की आदत पीडीएफ की भी होती है, काफ़ी लोगों की वीडियो की भी होती है, तो दोनों में से कोई एक चुन लीजिएगा, मंथली वीडियोस या फिर मंथली पीडीएफ। वीडियोस में आपका टाइम ज़्यादा जाता है क्योंकि आपने पहले पढ़ना भी है, फिर नोट भी करना है। पीडीएफ में क्या होता है कि अगर आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, आप उसमें ऐप्स का यूज़ करके उसको मार्क कर सकते हो ताकि एंड मोमेंट पे भी आप पढ़ सको और नोट्स भी उसके बहुत अच्छे बना सको। ठीक है, जो आपका वीडियो वाले होते हैं, जो मैराथन वाले होते हैं तो वो भी अच्छे हैं, नो डाउट, पर वो ना भाग रहे होते हैं। मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है, जब वो वीडियोज़ पढ़ाते हैं, वो जो लिखा होता है ना उसी में 2-3 चीज़ें हाईलाइट करके चल देते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत डीप में जाते हैं उसके, बाकी बाकी लोग बस भागने के पीछे होते हैं कि ये पढ़ा दिया अच्छा आगे बढ़ो, ये पढ़ा दिया अच्छा आगे बढ़ो। इससे यार आपको एक बार सुन के याद तो हो जाएगा, पर रिटेन करने या फिर पीछे मुड़ के देखने वाली बात होगी तो आपको या तो वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम उस वीडियो में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको टाइम देना ही है, अभी टाइम आपके पास है, तो मेरी मानिए आप पीडीएफ में जाइए, खुद से पढ़िए उस चीज़ को। ठीक है, नहीं आता है समझ में, फिर जाके उस न्यूज़ को आप सर्च करके किसी टीचर ने उसको पढ़ाया होगा देख लीजिएगा। ठीक है, पर अभी मंथली नहीं करना है यार, शुरुआत हम जनवरी से कर रहे हैं, तो जैन के पूरे महीने में बिगनर्स के लिए खासकर या रिपीटर्स के लिए भी, जैन के महीने में आपको बस डेली करना है। डेली में आपका वो टीचर पकड़िए यूट्यूब से जो आपका डेली क्लास करता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं अड्डा के आशीष गौतम हो गए, ठीक है, यस ऑफिसर के भी एक सर हैं, वो पढ़ाते हैं, और भी ऐसे ओली बोर्ड में भी एक डेली क्लासेस पे क्लास चलती है। तो आप किसी भी सोर्स को पकड़ सकते हैं। मेरा जैसा था, मैं यूट्यूब में आपका अड्डा 24/7 में आशीष गौतम सर की वीडियोस से जाता था, बट मैं उनकी वीडियोस नहीं देखता था एक्चुअली, मैं उनकी जो पीडीएफ वो अपलोड करते थे ना वो देखता था। उन पीडीएफ्स में आपको क्या करना है, आपको पूरी की पूरी पीडीएफ में ना पहले तो एक बार गो थ्रू करना चाहते हो कर लो, वरना ऐसा करना, आपको कैटेगरीज तो पता होंगी, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बैंकिंग होता है, ऐसे करके आपका एक डिफेंस का होता है, एक अपॉइंटमेंट होता है, आपको पता चल जाएगा, एक पॉलिटिकल होता है, ऐसे ही आपका एक क्या कहते हैं एग्रीकल्चर पे आ जाता है, एक स्पोर्ट्स पे आ जाता है, फिर आपका डिफेंस के रिलेटेड आ जाता है, ऑन दिस डे जो आपका स्पेशल डे है वो आ जाता है, बुक्स एंड ऑथर्स आ जाता है, और उसके साथ साथ कोई माओ साइन हुआ है वो हो जाएगा, या फिर कोई स्पेशल करंट अफेयर इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज़ हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। आपको क्या करना है उस पीडीएफ में, जैसे आपके स्टार्टिंग पहले आपने हेडिंग पढ़ी अपॉइंटमेंट्स की है, तो नोट्स बनाइए उसकी। आप कॉपी का यूज़ करते हैं तो डिफरेंट कॉपीज़ बना लीजिए कैटेगरी वाइज, या फिर A4 साइज़ इज़ द बेस्ट। आप A4 साइज़ पन्ने खरीदिए, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर जो पन्नों का आपका पाइलअप होगा, जो आपका ग्रुप होगा पन्नों का, ठीक है, उसको आप अपॉइंटमेंट्स लिख लीजिए। जैसे आज अपॉइंटमेंट लिखे उसको लिख दिया, अगले दिन वाले अपॉइंटमेंट उसी में लिखी, फिर ऐसे करके पन्ने बढ़ाते गए, अपॉइंटमेंट का एक पूरा का पूरा एक पार्ट बना दिया। वैसे ही आपका बैंकिंग की न्यूज़, ऐसे ही आपकी नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, कोई स्कीम आ रही है वो चीज़ अगर आपको और अच्छे से समझना है तब आप वीडियो पे जाइए, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका थोरोली रिवीजन भी होगा। ठीक है, तो एक तो आपको ये करना है, डेली बेसिस पे किसी टीचर को पढ़ना है। अब उसमें ये चीज़ करने के बाद अगर आप अड्डा 24/7 को जो आशीष गौतम है उनको फॉलो करते हैं, तो वो डेली अपने न्यूज़ जो होती है ना उनके क्विज़ आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे छोड़ते हैं वो, और साथ ही साथ आपको वो पिछले दिन का MCQs भी रिवाइज करवाते हैं। तो आप उसको रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी वीडियो है उनकी, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और नोट्स क्या काम आएंगे, जैसे आपने डेली बेसिस पे पढ़ा, वीक के एंड में संडे को वो क्लास नहीं लेते, आप संडे को अपने सारे नोट्स को रिवाइज करिए। कैटेगरी वाइज होने से आपको फ़ायदा ये रहता है, याद अच्छा रहता है। अब जब डाटा पूरा स्कैटर रहता है तो आप नहीं कर सकते हो पढ़ाई, पर जब आपके पास पूरा एकदम अरेंज डाटा मिलता है कि माउस ये हैं, आपके अपॉइंटमेंट्स ये हैं, तो आपके एक तरह से माइंड में एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज डाटा जाता है, वो बहुत ईजी होता है आपके लिए और आपके माइंड के लिए। तो ऐसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाता था। ठीक है, सेकेंड थिंग, अभी आपका डेली हो जाता है, वीकली हो जाता है, फिर उसके बाद जैसे ही जन का महीना ख़त्म होगा, मंथली कोई ना कोई टीचर पीडीएफ प्रोवाइड कर देता है। ये टेलीग्राम पे बथेरी आपकी पीडीएफ पड़ी होती हैं। क्रॉसवर्ड सबसे ज़्यादा फेमस चल रही है अभी, क्योंकि वो अरेंज भी बहुत अच्छी से होती है। ठीक है, अब जो आपके टीचर्स ने पढ़ाया लगभग हर चीज़ वो कवर नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी एक ह्यूमन है, और करंट अफेयर तो एक बहुत बड़ा समुद्र है भाई, कोई भी उसको इतने आसानी से पकड़ नहीं सकता।
ठीक है, समुद्र का पानी कहाँ पकड़ा जाता है। तो जो मंथली PDF आएगी आपकी किसी और टीचर की होनी चाहिए, उससे जो आपने कैटेगरी बनाई है उसकी भी कैटेगरी होगी जो मंथली वीडियो में प्रेजेंट होगी, उससे कंपेयर कीजिएगा। काफ़ी न्यूज़ आपकी सेम होंगी तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नई न्यूज़ है ना वो उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। सेम आपको आपके नेशनल न्यूज़, सेम आपके अपॉइंटमेंट्स, सेम आपके बैंकिंग न्यूज़, ये सारी चीज़ों को आप जो छूट गया है टीचर से वो आपका मंथली में मिल जाएगा। और अब मंथली में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी डेली में पढ़ाई होगी पर मंथली में नहीं होंगी। तो इस हिसाब से आपकी मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे आपका रिवीजन हो जाएगा। और जीके अगर अच्छी हो गई ना, पेपर में आपको बस जी का टर्म भी अगर थोड़ा सा याद हो जाता है, थोड़ा भी दिमाग में आ जाता है ना, कहीं सुना है करके, आपके जो सोचने की क्षमता होती है वो बहुत बेटर बन जाती है। ऑप्शन आपको देखे देखे लगने लग जाते हैं और आप वहीं पे आंसर को टिक कर सकते हो। आपके आंसर एक्यूरेट तब होते हैं जब आपने सुना हो बार बार। तो जीके में आपके पास नोट्स होने चाहिए बार बार रिवीजन करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं मेंस के लिए, तब आपके पास रिवीजन करने के लिए टाइम होगा। और रिवीजन अगर आप कर लोगे ना तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि ये भी आंसर लगेगा ये भी नहीं, आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा। तो ये चीज़ एक थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीके में आपको क्या करना है, जीके में सबसे पहले आपको करना है डेली एक करंट अफेयर की वीडियो देखनी है। आपको वीडियो नहीं देखनी है तो उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए, उनकी PDFs देखिए और उसको पढ़िए। 1 जनवरी से आपका काम शुरू हो जाता है, ठीक है। एक दिन में 1 या 2 आप लगभग इसको कितना टाइम दीजिएगा, 1 आवर टू 130 आवर, ठीक है। इतना टाइम दीजिए, इनफ है यार GS के लिए। आपको अभी अगर आप थोड़ा पावर लगाएंगे ना, आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। यही सेम स्ट्रेटजी आपकी मेरी रिपीटर्स के लिए भी है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। रिपीटर्स ऐसे ही करिएगा। जीके में आपके लिए कितना बेनिफिशियल है आप खुद समझ रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। डेली बेसिस पे पढ़ना और मंथली बेसिस पे उसको रिवाइज करना और वीकली बेसिस पे उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात के लिए काम आता है जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। ये तो आपका हो गया रिगार्डिंग जीके। अब बात करते हैं इंग्लिश की। भाई इंग्लिश में कैसे डील करें, ठीक है। जो अभी बिगिनर है ना उसको इंग्लिश के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, तो सबसे पहले क्या कर सकता है, सबसे पहले अपनी 2 हैबिट्स पे वर्क करना है। एक है रीडिंग, ठीक है। रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी पढ़ देना है, आप पढ़िएगा एडिटोरियल्स। फिर कुछ ऐसे बिगनर्स भी होते हैं, सर मुझे तो एडिटोरियल पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता सर, बैंक जो आपका क्या कहते हैं न्यूज़पेपर कटिंग्स होती है ना, मुझे वो पढ़ी नहीं जाती हैं। तो होगा क्या, इसका एक सॉल्यूशन अभी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ आपका है वोकैब। कुछ नहीं तो डेली के 5 से 4 वोकैब आपको पढ़ने चाहिए। उस वोकैब में आना चाहिए आपका एंटोनिम सिनोनिम आने चाहिए, एंटोनिम और सिनोनिम। उसके अलावा आपके ईडियम फ्रेजेस आने चाहिए, ठीक है। और कभी कभी आप फिलअप्स भी ट्राई कर सकते हैं, फिलअप्स बहुत अच्छे होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अभी स्टार्टिंग का काम मैं बता रहा हूँ आपको। अभी आपको ऑल इन वन कहाँ मिलेगा, जो मैं अपने सोर्स फॉलो करता था वो था मैम का निमिषा बंसल नाम की एक टीचर है, ठीक है। शी इज़ अ वेरी गुड टीचर इन इंग्लिश। डेली एक वीडियो अपनी अपलोड करती हैं चाहे कैसे भी उनकी सिचुएशन हो। मैंने उनको लास्ट ईयर भी फॉलो किया है एंड जब मैं कुछ और प्रिपेयर करता था उस टाइम पे भी वो हमेशा अपनी वीडियोस डेली डालती हैं। बहुत सारे टीचर हैं इंग्लिश में जो ऐसा करते हैं एंड शी इज़ वन ऑफ देम। अब इसमें इनकी वीडियो को जो मैंने पर्सनली देखा है मैं बता सकता हूँ, वो आपको एडिटोरियल पढ़ाएंगी, ठीक है। आपकी स्टार्टिंग ही उनकी वो कैब से होती है। पहले के 5-6 दिन आपको बहुत टफ लगेगा वो कैब, तो मेरी मानिए अगर आपको थोड़ा इजी रखना है तो बस जो उन्होंने वर्ड्स पढ़ाए ना आप उन्हीं वर्ड्स के एंटोनिम और सिनोनिम जानिए, ज़्यादा वर्ड्स के पीछे मत भागिए। बैंक में ज़्यादा वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। कम पढ़िए और लिमिटेड पढ़िए और रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यही बैंक का आपका पेपर निकालने का तरीका है। आपको इंग्लिश का बहुत बड़ा टीचर या मास्टर नहीं मांग रहे वहाँ पे, आपको बस इंग्लिश में क्वालिफाई करना है और वो भी ऐसे कि आपके मार्क्स ठीक रहे, ठीक है। जो अच्छी खासी जिसकी नॉर्मल इंग्लिश है ना वो 30 आउट ऑफ 20+ तो ले ही आता है, ठीक है। ऐसा पेपर बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा 20, 21, 22। जिसकी ज़्यादा ही वीक है वो भी 15+ ले आता है, अगर वो डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा है। तो क्या करना है, निमिषा मैम की क्लासेस में आपको एंटोनिम सिनोनिम मिल जाएंगे। एक आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पे आपका पैराग्राफ रीडिंग होता है वो आपको मिल जाएगी, एडिटोरियल के फॉर्म में मिल जाती है आपको। फिलअप्स भी उसी में मैम डाल देती हैं और ईडियम फ्रेसेस भी मिला देती है। लास्ट में वीडियो के ना आपका रिवीजन भी करवाती हैं। तो इंग्लिश में आप 1 घंटा डेली दीजिएगा और वीडियो को 2x में ना भी देख सकते हो तो कम से कम 1x से तो ज़्यादा में ही देखना, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप फॉरवर्ड करते चलोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा काम है। आपकी बेसिस पे आप अगली चीज़ जो आती है वो है क्वांट।
अब जो बिगनर्स हैं उनके लिए जो पहला वीक रहेगा वो स्पीड एम रहेगा, ठीक है। आप किस पे फोकस करेंगे? आपको फोकस करना है स्पीड पे। आपको पहले स्पीड बढ़ानी है, फिर जाके आप अपने और टास्क पे फोकस कर सकते हैं। तो स्पीड में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो आप स्पीड में आज के दिन कोशिश करिएगा कि इनको कवर कर लीजिएगा। 1 से लेकर 20 तक की टेबल्स लिखनी नहीं है, बोल के याद करनी है, ठीक है। अब बोल के याद करने का क्या कॉन्सेप्ट है यार, लिख के भी तो याद हो जाएगा। लिख के यार तुम लोग एक बार लिखोगे, फिर उसे कहीं टांग दोगे, फिर उसे देखते रहना। मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम ऐसे टेबल लगाएंगे और ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में घुस जाएगा। आजकल दिमाग इतना ज़्यादा व्यस्त है चीज़ें देखने में कि उसे एक टेबल में एक वॉल में पड़ी हुई कुछ टेबल्स याद नहीं होंगी। आप कितनी चीज़ें दिखा रहे हैं अपने दिमाग को, वो भी तो देखिए ना। आप डेली बेस पे फ़ोन देख रहे हैं, कभी कोई गेम खेल रहा है, कभी कोई रील आप बार बार वॉच कर रहे हैं, तो दिमाग वो जो याद करेगा या ऊपर पड़ी एक नॉन क्रिएटिव एक छोटी सी टेबल याद करेगा? नहीं होगी ना टेबल याद। तो एक और तरीका होता है जो ह्यूमन साइकोलॉजी में प्रेजेंट होता है, वो ये होता है कि आपको देखने से ज़्यादा सुनने वाली चीज़ ज़्यादा याद होती है, ठीक है। बचपन में अभी भी अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तो उसको, चाहे वो आपका 20 साल का हो, 30 साल का हो या 50 साल का ही क्यों ना हो, उसने बचपन में अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो उसे एक पोएम याद होगी, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, एक ड्रामेटिकल जॉनी जॉनी यस पापा वाली ना, एक तो ये स्टोरी याद होगी। दूसरा, अंगूर खट्टे थे वाला जो वुल्फ की कहानी थी, वो जो वुल्फ है या जो भी था वो कूदते थे, एक शीप और वुल्फ की कहानी भी उसे याद होगी, ठीक है। ये कहानियाँ याद क्यों हैं? हमारे दिमाग को ये याद कैसे है यार? ये तो उतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, एक फालतू इन्फॉर्मेशन है ना। फिर भी आपने कभी सोचा ये याद क्यों है हमको? उसका रीज़न ये है कि बचपन में हमको बोल बोल के पढ़ाया जाता था। हमने दिमाग में इतनी बार उसको बोल लिया कि हमारे दिमाग में वो पूरी तरह परमानेंट बैठ गया है, कुछ और बैठे ना बैठे वो बैठ गया है, ठीक है। तो हमारा दिमाग पढ़ी हुई चीज़ को अगर आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ोगे ना तो याद हो जाता है। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना है, बस बोल के एक बार पढ़ना है। और ये आपको ना कोशिश करोगे तो डेली कर सकते हो तो करना। पहले दिन आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, दूसरे दिन आपको 2 से 3, ऐसे करके लास्ट के दिनों में ना 1-1 मिनट में हो जाएगा। और जब भी बोलना शुरू करो 2 की टेबल से, एक तो खाली लिख रहा हूँ, 2 की टेबल से आपका 20 तक की टेबल बाय हार्ट बिना रुके बोलते रहना, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा जो अब लिखने वाली चीज़ है वो देख लो। 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, अगर हो सके तो इसको भी बोल बोल के याद कर लेना। और 1 से लेकर 21 तक के क्यूब्स, 1 to 21 क्यूब्स। अब 20 क्यों नहीं, 21 क्यों? क्योंकि पेपर में कई बार 21 का क्यूब भी देखा गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उस टाइम कहाँ निकालते फिरोगे, थोड़ा थोड़ा दिक्कत का काम हो जाता है उस टाइम पे। और लास्ट चीज़, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये आपको याद होना चाहिए। मैं ये चीज़ें इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपकी स्पीड बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? कल के दिन कुछ बच्चे आपके, यार कोई बड़ा सा नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, आपको टेबल्स याद है, आप सीधे बिना एक्स्ट्रा ये 3-4 लाइन क्रॉस किए ऐसे ऐसे लिखिए, मल्टीप्लाई बनाए, फिर ऐड करने से अच्छा सीधे टेबल याद होगी, सीधे आप लिखोगे इतना इतना है प्लस करके इतना इतना है। अगर आप डेली मल्टीप्लिकेशन की टेबल्स रीड कर रहे हो, डेली स्क्वायर क्यूब्स पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में उस टाइम स्ट्राइक कर जाएगा जहाँ दूसरे बंदे को कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा वो, ठीक है। वो आपके 1-2 सेकंड बचा लेगा। यहीं पे तो टाइम और स्पीड दोनों बढ़ती है, ठीक है। तो ये करना है आपको। फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर रखी है। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, कैसे कन्वर्जन करना है, कैसे आपका याद करना है, फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, जो आपका स्पीड मैथ्स के प्लेलिस्ट है आपकी, उसमें आपको मिल जाएगी। गो थ्रू दैट। और अगर आपको वो अच्छी नहीं लगती है तो आप किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे से पढ़ना है, बट आर्ट के बेस पे डेली करना, ठीक है। ये क्वांट का काम हो गया आपका। अगला, रीजनिंग में आपको क्या करना है? एज अ बिगनर आपको रीजनिंग में ना सबसे पहले पजल्स क्या होती हैं, पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, पेपर होता क्या है, ये चीज़ समझनी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक सेक्शनल मॉक दीजिएगा। सेक्शनल मॉक, किसका सेक्शनल मॉक देंगे? आरआरबी क्लर्क का दीजिएगा आप, ठीक है। सेक्शनल मॉक दीजिएगा आरआरबी क्लर्क का। अगर आपके पास, सबसे पहली बात तो एक बहुत बड़ी शर्त होनी चाहिए कि आपके पास मॉक्स पड़े होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आज ही लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको अभी अगली वाली जस्ट लास्ट में बता दूंगा कि क्या कैसे किस ऐप से आपको करना है, पर वो बाद में बात होगी। पर मेरी मानिए, एक सेक्शनल मॉक आपको देना पड़ेगा आरआरबी क्लर्क का। उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं,
देखिए कितना अटैम्प्ट होता है, और एक बार पेपर एंड हो जाता है उसके बाद उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कीजिए, फिर जाके उसके सॉल्यूशन देखिएगा री अटेम्प्ट मोड पे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कितना इजी बैंक में आता है, ये सब आपको आइडिया आ जाएगा। कौन सी पजल आपके लिए अच्छी है, कौन सी वीक है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जाके आपके टास्क होंगे। अभी आपका बस रीजनिंग में कितनी स्पीड चाहिए, कितना टाइम चाहिए, वो चीज़ का एक बार छोटा सा आइडिया ले लीजिए डे 1 में। अगली चीज़, अब बात करते हैं रिपीटर्स की, ठीक है। तो रिपीटर्स के उसमें जीएस की स्ट्रेटजी वही है जो आपकी फ्रेशर्स के लिए थी, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, क्योंकि जीएस आपकी प्री में आती ही नहीं है, मेंस में ही आती है। तो मेंस की तैयारी करते चलिए, कल के दिन आपका प्री हो जाए तो मेंस के लिए अलग से तैयारी करने का कोई मतलब नहीं बनता। रिपीटर्स को तो रिपीटर्स ने पहले कोड देख रखा है, एक बार पेपर दे रखा है, तो उनको पता है भाई कि मेंस से पहले प्री आपका एक नोन फील्ड है। मेंस काफ़ी लोग ने दे चुके होंगे, काफ़ी लोग नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी उनका प्री ही क्लियर नहीं हुआ, तो उनको मेंस पे फोकस पता नहीं चल रहा कैसे करना है। तो मेरी मानिए मेंस के लिए भी करिए, ताकि अगली बार ना 3-4 टाइम ना लगे, प्री की तरह मेंस में टाइम ना लगे, मेंस एक ही बार में निकल जाए, मज़ा उसी में आता है। क्योंकि प्री की बार मेहनत करने के बाद मेंस में आप अटक गए तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो एक साथ करिए। जीएस की स्ट्रेटेजी मैंने ऊपर बता रखी है फ्रेशर्स के लिए, आप वहाँ से देख लीजिएगा। दूसरा, रिपीटर्स को इंग्लिश में क्या करना चाहिए, आपने पहले से देख रखा है कि आपने वोकैब्स कैसे आते हैं, वो चीज़ पता है। अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो आप जैसे फ्रेशर्स के लिए बोला था वैसे आप कर सकते हैं। आप भी निमिषा मैम की वीडियो देख सकते हैं डेली बेसिस पे। अगर आपको लगता है कि आप उसमें ठीक है, आपको उतना वोकैब नहीं देखना है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं, 120 रूल्स, ये मस्त हैं आपके लिए, ठीक है। 120 रूल्स, जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अगर जल्द से जल्द नहीं तो आज का डेली टॉपिक लीजिए, 1 से 10 तक के रूल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आप निमिषा मैम की यूट्यूब वीडियो में जा सकते हैं, 120 रूल्स की आपकी 11 घंटे की वो वीडियो है, 1 से लेकर 10 तक के रूल्स हैं। अपनी एक कॉपी बनाइए, इसमें 120 रूल्स लिखने हैं, 1 से लेकर 10 तक रूल लिखिए, उसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इंग्लिश कैसे याद होती है, इंग्लिश रूल्स से याद नहीं होती है, रूल्स कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, वो आपको याद करवाएगी इंग्लिश बहुत अच्छी से। आपका दिमाग वहीं पे स्ट्राइक करने लग जाएगा कि भाई ये तो मैम ने ऐसे पढ़ाया था और यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। मैथ्स की तरह ही होती है इंग्लिश, आपने रूल्स पढ़ने जैसे वहाँ फॉर्मूले पढ़ने थे, फिर लगातार प्रैक्टिस करनी है एक ही चीज़ की, तब जाके वो दिमाग में घुस जाएगा। इंग्लिश में हम ना इतना मेहनत नहीं करना चाह रहे होते हैं, बट इंग्लिश बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। हाँ, स्पीकिंग लैंग्वेज और ग्रामर में थोड़ा अंतर होता है, बट मज़ा तो तब आता है जब रूल्स पढ़ने के बाद वो लगते हैं और आपको दिख रहा है, वो जो औरों को नहीं दिख पा रहा वो आपको दिख रहा होता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होती है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको यही करना है। अगली चीज़ जो आती है आपकी, वो आती है क्वांट। क्वांट में क्या करेंगे भैया, जो रिपीटर्स है ना उनके लिए आज का पहला दिन अपनी स्पीड पे काम करना है, क्वांट्स में खासकर, ठीक है। आप आरआरबी क्लर्क का क्वांट का एक फुल मॉक देंगे, फुल मॉक कह रहा हूँ, सेक्शनल मॉक देंगे, और सेक्शनल मॉक देने के बाद देखेंगे कि यार 40 में से कितने ला रहे हो। जो लोग 40 में से 40 ला रहे हैं बहुत अच्छा, जो लोग नहीं ला रहे ना, एक बार देखना कौन कौन से पार्ट में आप वीक चल रहे हो, ठीक है, उसको नोट डाउन करना। ये आपका डे 1 का आपका प्रोग्रेस चार्ट होगा। अब जब आप बाद में लास्ट में ना जब इन पेपर्स की तैयारी करोगे उस टाइम कितनी दूर आ चुके हो ये आपको इसी से दिखेगा, ठीक है। और जो नहीं आ रहा प्लीज़ उसको एक बार गो थ्रू करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अगली चीज़, रीजनिंग कैसे करनी है आपको अटेम्प्ट। तो रीजनिंग में आपका अभी का काम क्या है, रीजनिंग में आप आरआरबी पीओ दीजिए, उसका एक सेक्शनल दीजिए और इसमें 40 लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपके रीजनिंग में आरआरबी पीओ में 40 आ जाते हैं दैट मीन्स आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर कल से आपका क्लासेस बेस्ड मैं आपको पीडीएफ का बताते रहूँगा, पीडीएफ या फिर आपकी क्लासेस क्या हैं आपकी रीजनिंग या मैथ्स में, वो चीज़ें होंगी। अभी पहले वीक तक मैं रिपीटर्स को केवल प्री पे फोकस करने के लिए कहूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिपीटर्स का प्री और मेन दोनों चलेगा, और जो आपके फ्रेशर्स हैं उनको तो पहले 1 महीने प्री पे ही फोकस करना है। और मैं आपको कह दे रहा हूँ जनवरी और फरवरी आपको कोर्स पे फोकस करना है, स्पीड पे फोकस करना है, अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इसके बाद जब पेपर आएगा ना आप अपने मॉक्स देने में ही बिजी रहोगे, फिर कोई टारगेट का मतलब ही नहीं बनता, पेपर ही आपको टारगेट देगा कि मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ, ठीक है। तो उस टाइम आप ये इन चीज़ों पे वर्क नहीं कर सकते। अभी 2 महीने प्रीशियस हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट, ठीक है। कि आप कुछ और मज़े करो, आपको अभी किस पे काम करना चाहिए, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है यार मॉक्स के लिए।
काफ़ी बच्चे कुछ और कह रहे हैं, काफ़ी बच्चे कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, पहले मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है भाई मैंने एक ही मॉक को फॉलो किया। ठीक है यार, बच्चे भी वही होते हैं जो एक ही मॉक को फॉलो करके ज़्यादातर उस पर भरोसा करते हैं। काफ़ी लोगों का कोई भी प्लेटफॉर्म, यार सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो टेक्स्ट बुक हो गया, ओली बोर्ड हो गया, इसकी तो बहुत इज्जत है, टेक्स्ट बुक की भी बहुत इज्जत है। स्मार्ट कीड़ा हो गया, स्मार्ट कीड़ा के अलावा अड्डा 24/7, आजकल लर्निंग नीति में भी आ रखा है, नीति ऐप। ठीक है, इसमें भी है आपके। उसके अलावा सबसे ज़्यादा टफ जो आपका प्लेटफॉर्म है गाइडली, कि गाइडली भी एक प्लेटफॉर्म है, आप उसमें भी जा सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक पे आप जा सकते हैं। तो ये आपके कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम हैं। अब सब्सक्रिप्शन के बेस पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इजी और अच्छा मुझे जो लगता है वो टेक्स्ट बुक है, क्योंकि मैंने पर्सनली उसको यूज़ कर रखा है। टेक्स्ट बुक साल भर साल आपके क्या कहते हैं मॉक्स थोड़े डिफ़िकल्ट करते जा रहा है। ठीक है, पर वो कोई उतनी बुरी बात नहीं है। जिस तरह का कंपटीशन चल रहा है आज की डेट में, इजी मॉक रख के, हाँ अब बच्चों पे भी डिपेंड करता है वो, पर मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप अगर घर से ही बहुत टफ की तैयारी करके जाओगे तो ईजी चीज़ हो जाएगी। पर कहीं ना कहीं वो ईजी वाला पार्ट, अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं तो उनके मार्क्स नहीं आ रहे होते तो वो सोचते हैं यार मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। वो चीज़ नहीं सोचनी है। अगर आपको कभी अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है ना, तो आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कितना ईजी चल रहा है। ठीक है, आप एक प्लेटफॉर्म फॉलो करिएगा, मैं आपको एक राय दूंगा, कोई भी इनमें से कोई एक प्लेटफॉर्म आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेक्स्ट बुक था। पर उसके अलावा जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ना, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहिएगा हमेशा। ठीक है, या फिर मैं ही आपको बता दूंगा कि कौन से आपके प्लेटफॉर्म में एक वीक के बाद डेली मैं अपडेट करूंगा आपको। या शायद यार ये मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर आपके लिए काम हर चीज़ वही हो जाएगी ना, प्लेट पे बड़ा हो जाएगा, कुछ आपको भी सर्च करना चाहिए। ठीक है, आप क्या करिएगा, एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। मैं खुद का भी एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करने की सोच रहा हूँ, पर अभी नहीं, जब जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे बहुत, जब 200 से ऊपर हो जाएंगे उसके बाद मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा डाटा प्रोवाइड करूँगा, कंटेंट अच्छी से प्रोवाइड करूँगा, वेदर इट इज़ नोट्स या PDF जो भी हैं। पर अभी नहीं, अभी केवल आपको दूसरे चैनल से करना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं मेरे उसमें, अभी तो 71 ही है। पर थैंक्स फॉर द 1 सब्सक्राइबर जो लास्ट वीडियो में आया। ठीक है, अब अगली चीज़ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, टेलीग्राम पे आपको बताया जाता है कि पर डे पे आपके ना कौन से मॉक्स लाइव हैं। ठीक है, आप एक तो अपने प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए और दूसरा आप लाइव मॉक दीजिए। अब प्लेटफॉर्म में जो आप मॉक देते हो ना, उस मॉक में जो आपकी परसेंटाइल बनती है वो आपकी ट्रू परसेंटाइल नहीं होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसे धुरंधर बच्चे होते हैं जो 100 में से 100 कर जाते हैं, हालांकि वो पेपर में गायब हो जाते हैं, पेपर में नहीं दिखते हैं वो। तो इसका मतलब वो केवल चीट करने के लिए करते हैं। वो आपका वीडियो मतलब मॉक को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके बाद में उसको पूरा का पूरा सॉल्व करके प्रेजेंट कर देते हैं जल्दी जल्दी, 100 अपनी मार्क अपनी मतलब एक मार्किंग छोड़ने के लिए। ठीक है, उसकी वजह से परसेंटाइल आपकी बर्बाद हो जाती है। या तो आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हाँ यार मेरे मार्क्स डेली बेसिस पे इम्प्रूव हो रहे हैं, तो अलग बात है। वरना परसेंटाइल पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो सही बात है, नहीं करना चाहिए। किसी प्लेटफॉर्म में जाइएगा आपके ऐसे ही चलता है। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, एक प्लेटफॉर्म तो आपको फॉलो करना है जो आपका फेवरेट है। आप अड्डा 24 भी कर सकते हैं, उनके मॉक भी बहुत ज़्यादा अच्छे और टू दी पॉइंट होते हैं। ओली बोर्ड का देखा जाए तो सेम टाइप का आपका फॉर्मेट होता है जैसा एग्ज़ाम्स का, अगर आप लैपटॉप में दे रहे हैं तो। और कोशिश कीजिएगा कि लैपटॉप या कंप्यूटर्स में दीजिएगा, पेपर भी आपको वैसे ही देना है, तो माउस की जो हैंडलिंग होती है वो आपसे ईजी पड़ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपके लाइव मॉक है ना, उनको देते रहिएगा। लाइव मॉक देने का फ़ायदा क्या होगा, आपको ऑल इंडिया में अपनी पोजीशन पता चल जाएगी। आपका पेपर जितना भी टफ होगा ईजी होगा, उसके बेस पे आपके कितने हाल चल रहे हैं। जो बिगनर 95 परसेंटाइल से ऊपर कर रहा है, आप पहले तो प्री निकला है ये समझ के बैठेगा। और हाँ, कंसिस्टेंटली निकलना चाहिए, एक निकलने से नहीं होगा, हर बार निकलने से होगा। वहीं पे जो रिपीटर है जिसके 97 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं ना, वो समझ लिए भाई उनकी प्रिपरेशन सही चल रही है प्री के लिए। मेंस में उनको और फोकस करना है, पर प्री के लिए वो सही चल रहे हैं। प्री में 97 परसेंटाइल में हो जाता है, और मैक्सिमम फोकस रिपीटर्स को 99 परसेंटाइल के लिए करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करके उसमें मॉक्स दीजिए, उस पर आप थोड़ा सा हैंड सेटल कर लीजिए। थोड़ा बहुत दूसरे प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस देखने के लिए भी आप लाइव मॉक दीजिए, उससे बहुत हेल्प होती है। और टेक्स्ट बुक, ओली बोर्ड,
स्मार्ट कीड़ा, अड्डा 24/7, गाइडली, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ लाइव मॉक बहुत रेगुलरली आते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि एक हफ्ते में कोई ना ही दे, ठीक है। हर हफ्ते कोई ना कोई इन प्लेटफॉर्म में से एक लाइव मॉक देते रहता है। तो आपको उसको अटैम्प्ट करना है और अपने मार्क्स और इम्प्रूव करना है, अपनी पोजीशन देखनी है उसमें। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन भले ही जब आपका पेपर एंड टाइमिंग एंड होती है आपको सॉल्यूशन भी दिख जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट इट्स फाइन। तो ये आपकी टोटल वीडियो रही थी डेली टास्क की, साथ ही कौन से मॉक देने। हर वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कोई ना कोई चीज़ का आपको आंसर करने का। और जल्दी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी जब मैंने एग्ज़ाम निकाला था, वो आपको पूरी तरह बताऊंगा, अपना पूरी जर्नी बताऊंगा। अभी मेरे को उस चीज़ का थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, बट जब मेरे पास सफिशिएंट टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो से हम अलविदा लेते हैं। तो डू लाइक, एक लाइक की भीख होती है, एक शेयर की भीख होती है और एक सब्सक्राइब की भीख होती है, ठीक है। ये तीनों ही मैं आपसे मांग रहा हूँ यार। एज अ फीस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए जो आपके साथ बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके तक आप ये वीडियो पहुँचाइए, ठीक है। जो नए हैं चैनल पे प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब, ताकि कोई मेरी नई वीडियो आए तो आपके फीड में डायरेक्ट वो आपको मिल जाए, ठीक है। और ये सब करके ना आपका तो शायद कुछ ना जाए, आप किसी को अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपका भले ही आपको थोड़ा पॉजिटिव फील हो या कुछ भी फील ना हो, पर जब मेरे को एक भी इंक्रीमेंट दिखता है ना, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, प्लस होते रहता है भाई। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, ठीक है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे शायद रिकॉग्नाइजेशन इज़ द ओनली वे, जहाँ से मुझे पता चले कि भाई मैं काम अच्छा कर रहा हूँ। तो थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन देने में कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट डेली टास्क की वीडियो में मिलते हैं। साथ ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी अर्थमेटिक सीरीज़, रीजनिंग सीरीज़, उन सीरीज़ पे भी थोड़ा रेगुलर काम कर सकूँ, ठीक है। तो होपफुली मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक आप इन टास्क को कंप्लीट कीजिएगा। कल की टास्क वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।